नमस्कार, मैं हूं नवजोत और हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। अमेरिका ने भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद से जुड़े कई गुटों को विदेशी आतंकवादी संगठन की अपनी सूची में शामिल कर लिया है। इन गुटों में जमात उद दावा भी है, जिसे हाफिज सईद सामाजिक संगठन बताता है। लेकिन अमेरिकी कदम से साफ है कि अब उसके लिए यह दावा करना आसान नहीं होगा। अमेरिका से पहले साल 2008 में जमात उद दावा को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन की सूची में भी शामिल किया गया था। इन प्रतिबंधों से आतंकी संगठनों को मिलने वाली आर्थिक मदद पर लगाम लगाने में मदद मिलती है। मगर सवाल यहां पर यह है कि सैकड़ों मासूमों की मौत के गुनहगार हाफिज सईद पर लगाम कैसे लगेगी, जिसकी करतूत किसी हैवान से कम नहीं है। मई 2014 अफगानिस्तान के हेरात में भारतीय दूतावास पर हमला। छब्बीस नवंबर 2008 मुंबई में कत्लेआम। जुलाई 2006 मुंबई की लोकल ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट। 29 अक्टूबर 2005 दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट। 13 दिसंबर 2001 भारतीय संसद पर हमला। भारत पर आतंकी हमलों की ये फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन इन हमलों के पीछे है सिर्फ एक चेहरा, हाफिज सईद। हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद के चेहरे से हट गया है नकाब। अब उस सच पर अमेरिका ने भी मोहर लगा दी है, जिसे भारत कई साल से दुनिया को बताता आ रहा था। हाफिज सईद जिस जमात उद दावा नाम के संगठन को सामाजिक संगठन करार देता है, अब अमेरिका ने भी मान लिया है कि वो सामाजिक संगठन नहीं, बल्कि सैकड़ों मासूमों की मौत का गुनहगार आतंकी संगठन है। लश्कर-ए-तैयबा के बाद अमेरिका ने जमात उद दावा को भी विदेशी आतंकी संगठनों की फेहरिस्त में शामिल कर लिया है। We did today was add and designate a number of aliases for LET under the foreign FTO designation. अमेरिका के इस बयान का मतलब है कि उसके विदेश विभाग ने आतंकवादी संगठनों की सूची में जमात उद दावा समेत लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 3 और गुटों को भी शामिल कर लिया है। ये चारों गुट हैं: जमात उद दावा, अल अनफल ट्रस्ट, तहरीक-ए-हुर्मत रसूल और तहरीक-ए-तहाफ़ुज़ क़िबला अव्वाल। अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ये चारों संगठन दरअसल लश्कर-ए-तैयबा के ही अलग अलग नाम हैं और प्रतिबंधों से बचने के लिए लश्कर बार बार अपना नाम बदलता है। अमेरिका के इस फैसले के बाद जमात उद दावा को सामाजिक संगठन बताकर उस पर कार्रवाई न करने का पाकिस्तान का बहाना भी कमजोर हो जाएगा। जमात उद दावा की तरफ से पाकिस्तान में सामाजिक काम करने का नाटक किया जाता था। इसी नाटक की आड़ में हाफिज सईद पाकिस्तान में घूम घूम कर भारत के खिलाफ जहर उगलता था। इंडिया का चेहरा एक सेकुलर मुल्क का चेहरा नहीं रह गया। मगर अब हाफिज सईद के लिए अपनी हरकतें जारी रखना आसान नहीं होगा। भारत में अमेरिका के इस फैसले का खुलकर स्वागत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अमेरिका के एलईटी के 2 आतंकवादियों का बैन करना और जमात उद दावा जैसे आतंकवादी संगठन को बैन करने के इस कदम का स्वागत करती है। अमेरिका की तरफ से जो ये कदम उठाया गया है वो बहुत ही सराहनीय है।
लेकिन सवाल यह है, क्या लश्कर ए तैयबा, जमात उद दावा जैसे खूंखार गुटों को आतंकवादी संगठन करार दे देने से ही आतंक पर लगाम लग पाएगा? सवाल यह है कि मासूमों का खून बहाने वाले ऐसे संगठनों को पाकिस्तान में रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? जमात उद दावा को आतंकी संगठनों की फहरिस्त में शुमार करते हुए अमेरिका ने यह भी साफ किया है कि पिछले महीने अफगानिस्तान में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले का मास्टरमाइंड भी लश्कर ए तैयबा ही है। अब यह भी कोई राज नहीं है कि लश्कर पाकिस्तानी खुफिया संगठन ISI की कठपुतली है, जिसकी बागडोर हाफिज के पास है। इसके बावजूद हाफिज पाकिस्तान में न सिर्फ बेखौफ घूम रहा है, बल्कि अमेरिका और भारत को चुनौती भी दे रहा है। पिछले महीने ये मई का चौथा हफ्ता था। आम चुनाव के बाद देश में 26 मई को होने वाले कार्यक्रम में भावी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण का इंतजार हो रहा था। लेकिन कार्यक्रम के ठीक 2 दिन पहले एक बुरी खबर ने देश को हिला दिया। खबर अफगानिस्तान से आई थी। तारीख थी 23 मई। दिन शुरू होने से पहले ही अफगानिस्तान के हेरात में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास गोलियों और बम धमाकों की आवाज से दहल गया। दूतावास के पीछे मौजूद एक इमारत से बम और गोलियां बरसाई जा रही थी। दूतावास में मौजूद ITBP के 23 जवानों ने जान की बाजी लगा दी। जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकियों की मौत के साथ हमला ही नहीं नाकाम हुआ, बल्कि एक बड़ी साजिश भी नाकाम हो गई। Attacks of this nature will not dilute India's commitment to assisting Afghanistan in its reconstruction and development efforts. जी हां, इस हमले का वक्त बहुत अहम था। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण से ठीक पहले हुए इस हमले का मकसद दूतावास के कर्मचारियों को बंधक बनाकर कांधार जैसा बड़ा संकट पैदा करना था। क्या याद है आपको कांधार, जब 1999 में नेपाल से हाईजैक हुए प्लेन को आतंकी अफगानिस्तान ले गए थे और भारत को यात्रियों के बदले में 3 खूंखार आतंकी छोड़ने पड़े थे। हेरात हमले के 1 महीने बाद अमेरिका ने अपने स्तर पर की गई जांच के बाद ये साफ किया है कि इस हमले का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि लश्कर ए तैयबा है, वो आतंकी संगठन जिसका मोस्ट वांटेड चेहरा है हाफिज सईद। What we did today was designate a number of aliases for LET under the foreign FTO designation, and also amend the EO to add some to that as well. We also did the mandatory every 5-year review process and continued to have them designated as well. So those 2 things happened today. And we did, as you note, list a number of attacks that they were responsible for. In terms of the Herat attack, we have said this now based on credible information. Can't get into more specifics about what that means. The U.S. government has assessed that LET was responsible for the attack in Herat on May 23rd, 2014. This is the attack on the Indian consulate. आतंकी संगठनों के खिलाफ दुनिया भर से खुफिया जानकारी जुटाने वाला अमेरिका हेरात हमले के बाद ही इस नतीजे पर पहुंचा है कि हाफिज सईद जिस जमात उद दावा को सामाजिक संगठन बताकर उसे आड़ की तरह इस्तेमाल कर रहा था, वो लश्कर का ही मुखौटा है। अमेरिका ने 2001 में ही लश्कर ए तैयबा को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। इस लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद अमेरिका अपनी जमीन पर या अपने अधिकार वाले क्षेत्र में इनकी धन संपत्ति जब्त कर सकता है। अमेरिका का कहना है कि इस तरीके से वो लश्कर के नेतृत्व पर अपना शिकंजा कस सकेगा, मगर जानकारों का मानना है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद लश्कर ए तैयबा पूरी आजादी से पाकिस्तान में न सिर्फ ऑपरेट कर रहा है, बल्कि हेरात हमले से उसने ये साबित कर दिया है कि वो आज भी भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। जमात दावा को पहले यूएन सैंक्शंस दे चुका था, आज से 4 साल पहले। बेसिकली उनको पता चल गया था, पर अमेरिका ने अब फाइनली डिसाइड किया है कि ये जमात दावा, ये जो एलियस है लश्कर ए तैयबा का और
बाकी पार्टी इनके बड़े बड़े डेफिनेशन है, तहरीक रसूल और जो अभी अब आप नाम ले रहे थे, 4 नाम और हैं इनके। ये जो हैं ये एक एलियस इसलिए बनाए गए थे कि इनके ऊपर नजर ना पड़े। हाफिज सईद ने बड़ी चालाकी से पाकिस्तान में एक सामाजिक और धार्मिक नेता का चोला ओढ़ रखा है, मगर ताजा फैसले के साथ अमेरिका लश्कर तैयबा के नेतृत्व के खिलाफ पुख्ता जानकारी के साथ सामने आया है। लश्कर के मुखौटे जमात उद दावा पर प्रतिबंध के साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के 2 आतंकियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के अनुसार इनमें से एक है लश्कर का आतंकी नाजिर अहमद चौधरी। ये साल 2000 के शुरुआती दिनों से ही लश्कर से जुड़ा है। लश्कर की रणनीति में नाजिर का अहम योगदान रहा है। लश्कर का दूसरा खूंखार आतंकी है मोहम्मद हुसैन गिल। मोहम्मद गिल लश्कर के संस्थापकों में से है। फिलहाल हुसैन गिल लश्कर का मुख्य वित्त अधिकारी है। नाजिर अहमद चौधरी और मोहम्मद हुसैन गिल भी पाकिस्तान में उसी तरह से बेखौफ होकर खुलेआम घूमते हैं जैसे हाफिज सईद घूमता है। इनके जो अहमद और गिल नाम के जो 2 लीडर हैं, इन्होंने बहुत ही मजबूती से हर एक एरिया संभाला हुआ है। फाइनेंस, पब्लिक रिलेशन, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ये सारा संभाला हुआ है और सोशल इश्यूज में नेटवर्क है उनका और लो लेवल, ग्रास रूट लेवल से लोगों की सहानुभूति को अपना रहे हैं। अमेरिका मानता है कि लश्कर का नेतृत्व बहुत चालाकी से पाकिस्तान में अपना नेटवर्क चला रहा है और भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। यही वजह है कि मुंबई हमले में हाफिज के हाथ होने की जानकारी पाने के बाद अमेरिका ने साल 2012 में उस पर $1 करोड़ का इनाम रख दिया। फिर भी हाफिज पाकिस्तान में खुलेआम घूमता रहा, यहाँ तक कि उसने अमेरिका को उस पर कार्रवाई करने की खुलेआम चुनौती दी थी। Lashkar-e-Taiba has been continuing to do its nefarious work using these front organizations. They claim Jamaat-ud-Dawa is a humanitarian organization. They claim Al-Anfal is just a trust. And they have 2 other groups which have also been proscribed by the Americans. And undoubtedly, it's all right for us in India to say these things, but when the Americans say it, it has a global impact. हाफिज पर इनाम का ऐलान करने के बावजूद पाकिस्तान के रुख की वजह से अमेरिका आज तक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, जबकि 26/11 के मुंबई हमले के बाद वो लगातार अमेरिका और भारत के निशाने पर है। हमले के बाद भारत ने जमात पर संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंध लगाने की गुजारिश करते हुए आरोप लगाया था कि हाफिज सईद और लश्कर तैयबा एक ही हैं। पाकिस्तान में जमात उद दावा के 2500 दफ्तर और 11 मकतबों के जरिए आतंकी गतिविधियों का संचालन और आतंकियों को तैयार करना चिंता की बड़ी बात है। दुनिया भर में 26/11 मामले के पाकिस्तानी कनेक्शन पर हो हल्ला हुआ तो पाकिस्तान ने दिखावे के लिए हाफिज सईद को 2 बार नजरबंद करने के बाद आजाद भी कर दिया। हाफिज के प्रत्यर्पण के लिए इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बावजूद साल 2009 में लाहौर हाई कोर्ट हाफिज के खिलाफ सभी मामलों को खारिज कर चुका है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि हाफिज न आतंकी है और न ही जमात उद दावा प्रतिबंधित संगठन है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। हाफिज सईद लश्कर तैयबा और जमात उद दावा के खिलाफ आतंकी हमलों में शामिल होने के एक नहीं बहुत सारे सबूत हैं। भारत ही नहीं, दुनिया भर में फैले आतंक पर चिंता जताने वाले अमेरिका ने भी ऐसे सबूत जुटाए हैं जो मुंबई हमले में हाफिज के लश्कर तैयबा की तरफ उंगली उठाते हैं। फिर भी अमेरिका लश्कर पर शिकंजा क्यों नहीं कस पाया, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि वो आतंक के खिलाफ जंग में भारत के साथ है। 2 मई 2011, एबटाबाद, पाकिस्तान। 3 साल पहले अमेरिका ने पाकिस्तान की संप्रभुता की परवाह किए बिना वर्ल्ड ट्रेड टावर पर 9/11 हमला करने वाले अपने मोस्ट वांटेड आतंकी ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। पाकिस्तान में ड्रोन हमले कर अमेरिका अफगानिस्तान में उसके ठिकानों पर हमला करने वाले तालिबान आतंकियों को चुन चुनकर सफाया कर रहा है। लेकिन भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को लेकर उसकी कार्रवाई घोषणाओं तक ही सीमित है। जितने आतंकवादी संगठन हैं उन पे सिर्फ पाबंदी लगा देना
काफी नहीं है, उनको बिल्कुल खत्म करना चाहिए। और उसके लिए न सिर्फ ये कि अमेरिका और पाकिस्तान, सबको इकट्ठा होकर उन्हें खत्म करना चाहिए। इसमें भी शक नहीं है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI के छद्म युद्ध में लश्कर-ए-तैयबा जैसे तमाम आतंकी संगठन महज कठपुतली हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि 2001 के संसद हमले के बाद से लश्कर-ए-तैयबा अमेरिकी रडार पर आ गया था। The action of the American government is part of the ongoing process of bringing terrorists to justice, and this process against the Lashkar-e-Taiba and its affiliates, the Jamaat-ud-Dawa, is the more benign version of Lashkar-e-Taiba. हाफिज सईद भारतीय ठिकानों पर कई खौफनाक हमले की साजिश रच चुका है। साल 2005 में देश की राजधानी दिल्ली में पहाड़गंज, सरोजनी नगर और गोविंदपुरी में सिलसिलेवार धमाकों में 62 लोग मारे गए थे। अगले ही साल 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन में हुए सीरियल ब्लास्ट में 209 लोग मारे गए। 26/11 के हमलों में 163 लोगों की मौत हो गई। यही ग्रुप है जिसने बॉम्बे का किया था, यही है जिसने हेरत का किया था और इंडियन पाकिस्तान नेवल बेस में किया था। 26/11 के हमले में पकड़ा गया इकलौता जिंदा आतंकी आमिर अजमल कसाब से हुई पूछताछ में साफ हो गया कि हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का नापाक गठजोड़ ही था। 26/11 के इस हमले में ठिकानों के चुनाव और ट्रेनिंग के लिए मुंबई के नक्शे, सड़कों और अहम जगहों की जानकारी मुहैया कराने में पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी आतंकी डेविड कोलमैन हैडली उर्फ दाऊद सैयद गिलानी ने प्रमुख किरदार निभाया था। हमले के बाद उसे अमेरिकी एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका का कहना है कि वो ऐसी कार्रवाइयों के जरिए आतंक के खिलाफ जंग में भारत की मदद कर रहा है। First, the designations help us cut off support and funding to LET so they can undertake future attacks. Also, cooperation between the United States and India has already led to several Mumbai terrorists, including David Headley, if folks remember him, being brought to justice. So to date, the Department of Justice and FBI have provided extensive assistance to the government of India in their investigations into the Mumbai attacks, including access to interview David Headley and substantial additional evidentiary evidence as well. President and everyone have been very clear that we will continue working to bring other perpetrators of this attack to justice. मगर सच यह है कि डेविड हेडली और कसाब जैसे आतंकी सिर्फ मोहरे हैं। असली मास्टरमाइंड हाफिज सईद है, जो अब भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अमन चैन के लिए खतरा बनता जा रहा है। सवाल यह है कि मासूमों के खून के प्यासे किसी हैवान की तरह साजिशें रचने वाला हाफिज अपने अंजाम तक आखिर कब पहुंचेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। हाफिज सईद भले ही किसी की हत्या में सीधे शामिल न रहा हो, लेकिन वो किसी हत्यारे से ज्यादा बड़ा गुनहगार है, क्योंकि उसकी रची साजिशें और उसकी वजह से न सिर्फ सैकड़ों मासूम मारे गए, बल्कि कसाब जैसे बहुत से नौजवान भटक कर आतंकी बन गए। लेकिन हाफिज खुद आतंकी कैसे बन गया और भारत से नफरत क्यों करने लगा? आइए देखते हैं हाफिज की यही कहानी। आमिर अजमल कसाब, मुंबई हमले का मोहरा। हाफिज सईद, आतंक की बिसात पर चाल चलने वाला माहिर खिलाड़ी। मगर पाकिस्तानी अदालतों में हाफिज सईद चीख चीख कर यह कहता है कि भारत उसे फंसा रहा है। वो आतंकी नहीं बल्कि जमात-उद-दावा संगठन चलाने वाला सामाजिक धार्मिक कार्यकर्ता है। जाहिर है कि मोहरे और खिलाड़ी के बीच संबंध को स्थापित करके ही हाफिज सईद तक पहुंचा जा सकता है। इसी मकसद से भारत ने करीब 4 साल पहले पाकिस्तान को हाफिज सईद के बारे में दिए गए डोजियर में एक बड़ा सबूत दिया था। 26/11 के गुनहगारों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारत ने पाकिस्तान को कई डोजियर सौंपे हैं, जिनमें हमले और साजिश में शामिल लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत है। पाकिस्तान को ऐसा ही एक डोजियर 25 फरवरी 2010 को सौंपा गया। डोजियर में कहा गया, आतंकी अजमल कसाब ने हाफिज सईद से दिसंबर 2007 और जनवरी 2008 में मुलाकात की। कसाब उस वक्त
21 दिन की कमांडो ट्रेनिंग ले रहा था। सईद ने कसाब से कहा कि वो खून की अंतिम बूंद तक जंग करे। बैतुल मुजाहिदीन कैंप में भी सईद हमले के लिए चुने गए 10 आतंकियों से मिला था। कैंप में सईद ने कहा था कि जिहाद का वक्त आ गया है। मुंबई पर शाम 7:30 बजे हमला करना ठीक रहेगा, क्योंकि तब भीड़ ज्यादा होती है। ज्यादा से ज्यादा मासूमों का खून बहाने की सनक हाफिज के सामाजिक कार्यकर्ता के मुखौटे के पीछे छुपे हैवान को दिखाती है। भारत को लेकर हाफिज सईद के जहन में भरी नफरत किसी से छिपी नहीं है। जमात उद दावा के बाद हाफिज सईद ने डिफाए पाकिस्तान का भी गठन किया। ये करीब 40 आतंकी संगठनों का मिला जुला संगठन है, जिसका मकसद भारत में आतंक फैलाना है। हालांकि कराची के अखबार रोजनामा उम्मत को दिए गए खुद हाफिज के इंटरव्यू पर यकीन करें तो उसमें यह बदलाव 1981 के बाद आया। इससे पहले हाफिज लाहौर के इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में अरबी का प्रोफेसर था। 1981 में उसे सऊदी अरब में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिली। यहाँ पर वो ओसामा बिन लादेन के गुरु रह चुके शेख अब्दुल बिन अजीज बिन बाज का शिष्य बन गया। बाज के प्रभाव में आने के बाद ही उसने जमात उद दावा का गठन किया। हाफिज भारत से इसलिए नफरत करता है क्योंकि उसका जन्म भले ही 1950 में पाकिस्तान के सरगोधा में हुआ था, लेकिन बंटवारे के वक्त उसका खानदान हरियाणा से वहां पहुंचा था। हाफिज ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि बंटवारे की हिंसा में उसके परिवार के 36 लोग मार दिए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7।